Hello students, a very good morning and namaskar to all of you. बच्चों आज हम इस लेक्चर से सरफाइसी एक्ट सीए फाइनल के लिए एक रिवीजन करेंगे। थोड़ी फास्ट रिवीजन होगी ये। हैंड रिटन में रिवीजन करवाऊंगा, मींस लगभग एक पेज में सारा का सारा सरफाइसी एक्ट लिख के करवाने वाला हूं। अगर आपने पहले थोड़ा पढ़ा हुआ है तो नेचुरल आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप जल्दी से भी कोई चीज़ करना चाहें, दिस इज़ द रिवीजन फॉर यू, बट इट इज़ फास्ट। आई रिपीट, फास्ट रिवीजन है, ये नहीं कि एक एक वर्ड आराम से चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ। तो बच्चों, सरफाइसी एक्ट का पूरा नाम क्या है? द सिक्योरिटाइजेशन and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest एक्ट ऑफ 2002। तो देखिए, ये एक ऐसा एक्ट है जिसका टाइटल मींस जिसका नाम बहुत बड़ा है। सो इट हैज गॉट अ लॉन्ग टाइटल। तो बच्चों, इस एक्ट में तीन चीजें आती हैं। द फर्स्टली इज सिक्योरिटाइजेशन, सा कह देते हैं हम इसे शॉर्ट में, और दूसरे हिस्से में आप यहां देख रहे हैं रफा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, एंड तीसरे हिस्से में हम इसे शॉर्ट में कहते हैं एससी, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अगर हम इस एक्ट को देखें तो बच्चों, दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर्स एंड 42 इसमें हैं सेक्शंस। लेकिन जहां तक सीए फाइनल का सवाल है, आपके कोर्स में इसके सिर्फ 3 चैप्टर आते हैं एंड टिल 19 सेक्शंस। तो ये एक छोटा एक्ट है, इकोनॉमिक लॉज के अंदर आता है और इसकी वेटेज विद फेमा दी गई है। तो कोई बहुत, हम ये कहेंगे बहुत बड़ा एग्जाम में आना है, कुछ ऐसा नहीं आना है। एक क्वेश्चन में भी 2 नंबर, 3 नंबर, मैक्स 4 नंबर कह लीजिए। तो लेकिन स्कोरिंग है क्योंकि छोटा है। तो बेसिकली ये एक्ट है क्या चीज बच्चों? ये एक्ट बना है लेंडर्स के बेनिफिट के लिए। लेंडर्स कौन से हैं यहां पे? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बेनिफिट के लिए एक्ट बना है। साथ में एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लेकिन उनके लिए बच्चों 2 लिमिट हैं। उनको तभी बेनिफिट मिलेगा अगर उनके एसेट्स, पहले ये लिमिट होती थी 500 करोड़, लेकिन 2021 ऑनवर्ड जो आपके एग्जाम्स आएंगे, क्योंकि अमेंडमेंट आ चुकी है, तो 2021 ऑनवर्ड वाले एग्जाम्स के लिए लिमिट यही लगनी चाहिए कि एसेट्स 100 करोड़। दूसरी बात, एंड जो डेट है या लोन आपने दिया है वो कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन अब चेंज होने के बाद ये लिमिट बनती है 50 लाख। बट टू टेल यू अगेन, ये जो लिमिट 100 करोड़ है, 50 लाख है, ये 2021 ऑनवर्ड ही आएगी, उससे पहले नहीं है, और इंस्टीट्यूट ने अभी ये नोटिफाई भी नहीं किया है। तो लेकिन मेनली इसमें लेंडर होगा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन एनबीएफसी को ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या बताई मैंने? 2 कंडीशंस। बेटा होता क्या है, इन बैंकों का दिया हुआ लोन हो जाता है बैड, जिसे आप कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो प्रॉब्लम क्या आई? अगर बैंकों का पैसा डूबेगा तो पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में, क्रेडिट क्रिएशन, ये सब रुक जाएगा। तो बड़ा ज़रूरी था बैंकों को रिलीफ दिया जाए। बेसिकली आप बैंकों से जब भी लोन लेते हैं, क्योंकि लोन तो है ही, तभी एनपीए हुआ, और ये लोन होता है सिक्योर्ड, मतलब एसेट आपने कोई गिरवी रखा हुआ है। सो व्हाट हैपन्स, बैंक ये अपना एनपीए या लोन कह लीजिए,
इसे फर्दर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। एक स्पेशल कंपनी यहाँ बनती है जिसे हम कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC, जिसकी डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2BA में। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये एनपीए खरीद लेती है, या यूं कह लीजिए बैंक इसको बेच देते हैं, और ये ARC अपना फंड्स जो है फर्दर अरेंज करती है QB से, जिसका मतलब है क्वालिफाइड बायर्स अंडर सेक्शन 2U। जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनसे आप पैसा रेज कर सकते हैं, और रेज करने के लिए आप जो सिक्योरिटीज इशू करेंगे QB को, वो सिक्योरिटीज डेट की नेचर में होंगी। तो बेसिकली बैंक का लोन बैड हुआ, एनपीए हुआ, ARC को बेचा, ARC ने आगे पैसे का जुगाड़ किया किससे, QB से, क्या इशू करते हुए, डेट सिक्योरिटीज। तो शॉर्ट में फास्ट विजन है, ज़्यादा मैं इसमें जा नहीं सकता। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, एज आई सेड हमारे कोर्स में सिर्फ 19 सेक्शन आते हैं, टिल चैप्टर 3 तक है। चैप्टर नंबर 1 बच्चों प्रिलिमिनरी होता है, उसमें आता है सेक्शन 1 एंड 2। तो जहाँ तक सेक्शन 1 एंड 2 की बात है, चैप्टर नंबर 1, तो सेक्शन नंबर 2 आप सारे जानते हैं हमेशा उसके अंदर आती हैं डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस जो हम रिवाइज करेंगे वो इस लेक्चर के एंड में रिवाइज करेंगे, मैं पहले उसमें जाना नहीं चाहता। सेक्शन 1 आप सारे जानते हैं 3 चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्ट का नाम क्या लिख दिया हमने, एक्सटेंट इंटायर इंडिया है, मेन उसके अंदर चीज़ आती है ये एक्ट कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ, दैट इज कमेंसमेंट। तो बेटा ये पक्का आपको याद करना होगा क्योंकि MCQ भी आपके कोर्स में आते हैं। तो डेट है ये 21 जून 2002 में ये एक्ट स्टार्ट हुआ। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आता है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। एज आई सेड 3 हिस्से हैं, सा, रफा, एसी। तो यूं कह लीजिए चैप्टर 2 जो आता है वो सा एंड रफा पे आता है। सा हल्का सा मैंने बताया सिक्योरिटाइजेशन, जो QB से पैसे उठाए। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, आपका लोन है, एनपीए हुआ, वो एक फाइनेंशियल एसेट है, उसको रिकवर कैसे करना है। तो चैप्टर नंबर 2 यहाँ आता है सेक्शन नंबर 3 से लेते हुए 12 तक। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर सबसे पहले हमारा सेक्शन नंबर 3 आ गया। आप क्या हैं, ARC हैं, ये एक स्पेशल पर्पस कंपनी बनी है ऐसे कामों के लिए, ऐसे एनपीए की रिकवरी के लिए, मैनेज करने के लिए। तो उसको क्या करवानी पड़ती है, सेक्शन 3 में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है बच्चों। और ये रजिस्ट्रेशन आप किसके पास करवाएंगे, आप RBI के पास करवाएंगे। तो नेचुरल है क्या होगा, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मैनर फीस। तो शॉर्ट में ही लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, हर जगह हर एक्ट में ये वर्ड होते हैं, फॉर्म मैनर फीस। लेकिन रजिस्ट्रेशन देने से पहले RBI आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाएगा, जिसको हम 2 कैटेगराइजेशन में स्प्लिट करते हैं। एक तो वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, दूसरा वो देखेगा क्या आप केपेबल हैं या नहीं एज स्पेशल पर्पस व्हीकल ऐसा काम करने के लिए। तो ट्रैक रिकॉर्ड में वो 2 चीज़ें आपकी देखेगा कि भाई क्या, पहली बात है आपके बुक्स की RBI क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। नंबर 2, पिछले 3 साल में लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपके क्या ना रहे हों, लॉसेस ना रहे हों। गोइंग टू योर कैपेसिटी कैपेबिलिटी, तो उसमें ये है क्या आपने एडिक्वेट अरेंजमेंट कर रखी हैं ऐसे कामों के लिए ताकि एनपीए वगैरह ये जो फाइनेंशियल एसेट है उसकी रियलाइजेशन क्या आप कर पाएंगे, QB से जो पैसा उठाया है क्या आप समय पे वापस कर पाएंगे। देन बच्चों कैपेसिटी में डायरेक्टर्स के ऊपर आता है। आप कंपनी हैं तो डायरेक्टर्स जो आपके होने चाहिए उनके पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2, वो लोग कन्विक्टेड ना हुए हों, किस में, इन ऑफेंस ऑफ, नॉट कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। हर जगह हर एक्ट में आपको ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। देन इसमें 4th पॉइंट अगर हम लें, क्योंकि ये मैंने कई पॉइंट बना दिए हैं, ये 3 हो गया, ये 4 एंड 5 हो गया। 6ठा पॉइंट हम लें तो आपका जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर मतलब जिसने, शेयर होल्डर कह लीजिए, जिसने ARC में पैसे लगाए हैं, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ZH में आती है।
सेक्शन 2 एग्जैक्टली बोलें तो सब सेक्शन 1 की ये फर्दर क्लॉजेज हैं। ZH है स्पॉन्सर, वो स्पॉन्सर से रिलेटेड कंडीशन ये है, ये एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए एज पर RBI गाइडलाइंस। गोइंग टू इट्स डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये कहती है ये वो आदमी है जिसके पास कम से कम 10% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होनी चाहिए, किसकी, ARC की। मींस होल्डर ऑफ एटलीस्ट 10%, वो भी क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसके पास हो उसे हम कहेंगे स्पॉन्सर। और इसके अलावा RBI कुछ और कंडीशंस भी आपके ऊपर लगा सकता है। तीसरे हिस्से में हम कंडीशन में ही कहें तो हम इसे कहेंगे कि भाई आपके नेट ओन्ड फंड्स, खुद का जो पैसा है ARC का, वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होगा 100 करोड़ रुपए, लेकिन ये अमाउंट मिनिमम वाला RBI के द्वारा कभी भी बढ़ाया जा भी सकता है। तो फिलहाल 100 करोड़ रुपए आपके हैं नेट ओन फंड्स, तो आप ARC बना सकते हैं। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि भाई अगर एज ए ARC आपने बाद में कोई ऑल्ट्रेशन करनी हो तो ऑल्ट्रेशन किस चीज़ की हो सकती है, ऑल्ट्रेशन 3 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपने अपना नाम बदलना है, रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है, या सब्सटेंशियल चेंज को मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, आपने करना है इन मैनेजमेंट। तो अगर आपने ऐसा करना है तो आप प्रायर RBI से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। RBI से आपको ये अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट में कह दिया चाहे आप डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, MD अपॉइंट कर रहे हो, या चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे हो। और सब्सटेंशियल का मतलब बताया गया कि चाहे आपकी मर्जर अमेलगामेशन हो रही है, या आप अपना बिजनेस कह लीजिए, या फिर शेयर्स कह लीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं, किसी और को बेच रहे हैं। और शेयर्स वगैरह बेचने से हो सकता है आपके स्पॉन्सर पे भी कोई चेंज पड़ता हो। तो ये था सेक्शन 3। मूविंग अहेड, सेक्शन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर आप इसे स्टार लगाइए। सेक्शन 4 कहता है जो आपको रजिस्ट्रेशन मिली है उसकी कैंसिलेशन हो सकती है, और ये जो रजिस्ट्रेशन आपको सेक्शन 3 में मिली थी कैंसिलेशन हो रही है, और ये कैंसिलेशन फिर से कौन करेगा, RBI ही करेगा। तो RBI कैंसिलेशन क्यों कर रहा है, तो नेचुरल है, उसके कुछ क्या होंगे, ग्राउंड्स होंगे। ग्राउंड्स को हम याद करने के लिए एक कोड की से मैनेज कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो कोड की है CBI क्या हो गई, CBI फेल हो गई। भाई किस चीज़ में फेल हो गई वो हम बाद में देखते हैं, पहले C से देखें। C पहला पॉइंट है, C का मतलब है जो कंडीशंस आपके ऊपर लगाई गई थी अंडर सेक्शन 3 में, उसका आपने क्या कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन बोले तो डिफॉल्ट कर दिया। देन B से आप क्या हो गए, बिजनेस सीजेस, बिजनेस को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब अब आप ये ARC वाला काम नहीं कर रहे हैं। I से इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा लेना था वो भी सीजेज होगी, किससे, फ्रॉम QB, क्योंकि हमने क्लियर कहा था आपने पैसा लेना है क्वालिफाइड बायर से, तो उनसे अगर आप नहीं ले रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फेलियर किस चीज़ का हुआ, फेलियर ये कॉमन वर्ड है इस कोड की के लिए, फेल हो गई आपकी मेड, मतलब मेड मूड ने कोई कह लीजिए घर में चोरी मर्डर कर दिया और CBI फेल होगी, इस तरह से कोड की हमने बना दी। फेल्स टू मेंटेन, आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं क्या, अकाउंट्स। ए से अप्रूवल अभी पढ़ के आए थे RBI की, आपको प्रायर लेनी पड़ती है, वो आपने नहीं ली तो RBI रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। आप इंस्पेक्शन जो है RBI को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो भाई नहीं कर रहे हैं तो गए आप। देन D से आप डायरेक्शन जो है किस चीज़ की, RBI की, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो दे विल कैंसल योर रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक बड़ी बात है, RBI जब भी कैंसिल करेगा, या ये नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस कहता है, आफ्टर ROH स्टैंड्स फॉर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। लेकिन सेक्शन 4 में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो ये है कि जब ये कैंसिलेशन हुई आपके पास एक रेमेडी है, आप अपील कर सकते हैं। और आप अपील किसके पास करेंगे, आप करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आपके पास समय है विद इन 30 डेज़। तो जिस दिन आपकी कैंसिलेशन हो गई, आपको कम्युनिकेट कर दिया गया, तो उसके 30 दिन के भीतर भीतर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कीजिए।
और जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करी, यहाँ पे आपको हम ARC ही मान लेंगे, डीम्ड ARC, मतलब चाहे कैंसिलेशन होगी आपको स्टिल ARC माना जा रहा है, लेकिन कब मानेंगे? अगर आप होल्ड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट किसकी? QB की, क्योंकि QB का पैसा वापस करना बड़ा ज़रूरी है, तो तब तक कैंसिलेशन नहीं होगी, आप आप ARC बने रहेंगे। तो डीम्ड ARC हम आपको दो सिचुएशन में बनाते हैं। एक तो सेक्शन 4 में नेचुरल है, क्या हो गई? कैंसिलेशन हो गई, यू विल कंटिन्यू स्टिल ARC। नंबर 2, सेक्शन 3 में आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन है उस पर अगर रिजेक्शन भी लग गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिना RC बने भी आप RC बने रहेंगे जब तक आपके पास पैसा किसका है? QB का है। नो डाउट कुछ इससे रिलेटेड टाइम स्पेसिफाई किया जा सकता है, किसके द्वारा? RBI के द्वारा। तो जब तक आप उनका पैसा क्या ना कर दें, वापस ना कर दें, और जो इनका पैसा वापस करना है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ होगा, तो QB को प्रोटेक्ट करना है तो हम कंटिन्यू रखेंगे आपको ARC। सेक्शन नंबर 5 बच्चों, तो सेक्शन नंबर 5 कहता है कि भाई अक्वायर कर लिया, एक्विजिशन, क्या अक्वायर कर लिया भाई? फाइनेंशियल एसेट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट ही है, लोन है, NP है, ये खरीद लिया। किसका? ऑब्वियसली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। भाई किसने खरीद लिया? नेचुरल है, ARC ने खरीद लिया। तो भाई खरीदने में क्या चीज़ें होंगी? एक, कॉन्सिडरेशन देनी है, और नंबर 2 उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो दो बातें हैं, कॉन्सिडरेशन कैसे होगी एंड इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दो चीज़ें। C फॉर कॉन्सिडरेशन, C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो बच्चों कॉन्सिडरेशन जो आपने देनी है, दो चीज़ें कही गई हैं, या तो आप क्या कीजिए, बैंक को इशू कर दीजिए, क्या इशू कर दीजिए? डेट सिक्योरिटीज़ इन द नेचर ऑफ डिबेंचर, ये आप इशू कर दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, कोई भी उनके साथ क्या बना लीजिए? एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लीजिए, T&C, जो दोनों पार्टीज को ठीक लगें। कॉन्सिक्वेंसेस भैया ये हैं कि RTI, ये कोड की पकड़ लें, RTI स्टैंड्स फॉर राइट टाइटल इंटरेस्ट। आई रिपीट, राइट टाइटल इंटरेस्ट किस चीज़ में? फाइनेंशियल एसेट में। क्लियर है? तो क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट आपने बेचा है तो राइट टाइटल इंटरेस्ट, और मैंने कहा था क्योंकि आप जब ये लोन देते हैं, ये लोन सिक्योर्ड होता है, तो इसलिए सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है कोई आपने गिरवी रखा हो टेंजिबल एसेट, हो सकता है आपने गिरवी रखा हो इनटेंजिबल एसेट, जिसे आप कोई लाइसेंस वगैरह कहते हैं। तो अब टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, अब ये RTI किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा? नेचुरल है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा टू ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मोटा मोटा यूँ कह लीजिए कि लेंडर जो है वो अब कौन बन जाएगा? ARC इन प्लेस ऑफ व्हाट? नेचुरल है, इन प्लेस ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनकी जगह पे। तो जब एज ए बोरर आप लोन लेते हो तो बैंक के पास आप बहुत सारे कागज़ रख के आते हो। कागज़ों में क्या हो गया? बहुत सारे एग्रीमेंट कह लो, डीड कह लो, कॉन्ट्रैक्ट कह लो, पावर ऑफ अटॉर्नी कह लो, अप्रूवल्स कह लें आप, बहुत सारी ली गई होंगी, बहुत सारे कंसेंट लिए गए होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो सारे के सारे कागज़ अब किसके नाम पे चढ़ जाएंगे? ARC के। और जितने भी केस हुए पड़े थे या किए हुए हैं, बाय कहो या अगेंस्ट कहो, जो किए थे या हुए पड़े हैं, बैंक FI, बैंक के लिए BK लिख रहा हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो किए हुए हैं, अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके नाम पे? ARC के नाम पे। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया? एक तरह से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स वाला, बैंक वाली सारी चीज़ें ARC के नाम चलेगी। हाँ, यहीं पे आकर के सेक्शन 5 में ही एक आ जाता है 5A, और ये आ जाता है भैया केसेस से रिलेटेड। अगर हो सकता है जो केसेस जो चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं? मोर देन वन DRT में, स्टैंड्स फॉर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में हो सकता है केसेस चल रहे हों। तो एज ARC आप क्या दे दीजिए? एक एप्लीकेशन दे दीजिए, किसको? एपेलेट ट्राइब्यूनल को, जिसे आप कह सकते हैं डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल को। आपने एक एप्लीकेशन दे दी कि प्लीज़ ये सारे के सारे केसेस आप क्या करें? ट्रांसफ़र कर दीजिए। किस में ट्रांसफ़र कर दीजिए? टू वन DRT, एक ही कोर्ट में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि
हमने ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बैड लोन बैंक का खरीद लिया है, तो हम बैंकों की हेल्प कर रहे हैं, तो इतनी हमारी भी हेल्प होनी चाहिए। तो जैसे ही बैंक ने ये बेचा अपना फाइनेंशियल एसेट, तो सेक्शन 5 से ही इसका लिंक निकलता है सेक्शन 6 में। तो सेक्शन 6 में क्या है, एक नोटिस दे दीजिए। किसको नोटिस दे दीजिए? ओब्लिगोर को। ओब्लिगोर की डेफिनेशन आती है 2(1)(q) के अंदर, और ऑब्लिगोर का मतलब कुछ नहीं है, मोटा मोटा पर्सन लायबल जो है टू पे टू ओरिजिनेटर द फाइनेंशियल एसेट और डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन विच में बी एग्जिस्टिंग, विच में फ्यूचर, विच में बी कंडीशनल, विच में बी कॉन्टिजेंट एंड इंक्लूड्स बोरोर। तो ये कुछ नहीं है, बोरोर ही है, पर्सन लायबल है। ये नोटिस दीजिए टू ऑब्लिगोर। कौन देगा? बाय बैंक या एफआई ही देगा। रीज़न क्या है? सेक्शन 6 निकला है, किस चीज़ से? 5 से निकला है, क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट बैंक ने अब एआरसी को बेच दिया। तो कहने का मतलब है अब लेंडर, हमने जैसे कहा, कौन हो गया है? एआरसी हो गया। तो अब ऑब्लिगोर की ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी ये बनती है वो पेमेंट किसको करे? वो पेमेंट एआरसी को करे, और गलती से अगर उसने बैंक को कर दी तो बैंक वो पैसे उठा के किसको पकड़ा दे? एआरसी को पकड़ा दे। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 6 बच्चों। 6 के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। वी मूव टू आवर सेक्शन नंबर 7। तो सेक्शन नंबर 7 में है फंडिंग। देखिए, पैसे का जुगाड़ करना है, कौन करेगा? एआरसी करेगा, क्योंकि उसने नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीदा है, तो पैसे तो उसे चाहिए। किसको देने के लिए? बैंक को देने के लिए। तो भाई दो बातें हैं, जनरली कह लीजिए या एक स्पेशल स्कीम बनाई जा सकती है। आप क्वालिफाइड बायर से ही पैसा लेंगे, लेकिन आरबीआई अलाउ कर सकता है आप पैसा कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आरबीआई अलाउ करेगा। और आरबीआई किससे पूछ के अलाउ करेगा? वो सेबी से पूछ के अलाउ कर सकता है। वरना सिंपल सी बात है, जब भी बैंकों का एनपीए आपने खरीदना है, एक स्पेशल स्कीम बनाई जाएगी। और इस स्पेशल स्कीम में होता क्या है, क्योंकि एआरसी के पास खुद का पैसा नहीं है, वो पैसा कहाँ से अरेंज करेगी? क्यूबी से अरेंज करेगी। लेकिन यहाँ एआरसी की कुछ ड्यूटीज़ बन जाती हैं, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर क्वालिफाइड बायर से पैसा उठाया है। तो आप क्या करें? ड्यूटी आपकी ये बनती है भाई कि आप इससे रिलेटेड एक सेपरेट क्या बनाएं? अकाउंट बनाएं। और जो भी आपने ये एनपीए खरीदा है, फाइनेंशियल एसेट खरीदा, उसकी रियलाइजेशन आप करेंगे फाइनेंशियल एसेट की, और आपने इसमें से जो पैसे आएंगे वो पेमेंट देनी है किसको? क्यूबी को। लेकिन अगर किसी कारणवश आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि रियलाइजेशन नहीं हुई, इफ़ नो रियलाइजेशन, तो बेचारा कौन फंस गया? क्वालिफाइड बायर फंस गया, जिसकी डेफिनेशन 2U में आती है। घूम फिर के ये भी बैंक हैं, एलआईसी कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। तो ये तो घूम फिर के फिर बैंक फंस गए। तो क्या होगा? 75% होल्डर्स इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट। सिक्योरिटी रिसीट आपको बताया था, एआरसी ने पैसे का जुगाड़ किया है क्यूबी से, क्या इशू करते हुए? डेट सिक्योरिटीज़। तो 75% जो होल्डर्स हैं ये क्या करेंगे? कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे? मीटिंग। किसकी मीटिंग? ऑफ ऑल क्यूबी। तो ये देखा जाए एआरसी कंपनी की मीटिंग कौन बुला रहा है? क्यूबी बुला रहा है। और यहाँ इस मीटिंग में ये डिसीज़न लेंगे, और ये जो डिसीज़न रहेगा एआरसी कंपनी का रहेगा, ये एआरसी कंपनी को मानना ही पड़ेगा, बाइंडिंग ऑन एआरसी। और ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग जस्ट लाइक क्या है? बोर्ड मीटिंग की तरह मानी जाएगी। देन सेक्शन नंबर 8 प्योरली वन लाइनर है। सेक्शन 8 कहता है एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है भाई। किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन? एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी रिसीट। कल अगर आप ये सिक्योरिटी रिसीट बेचते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब ये हो गया सा या रफ़ा के काम करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन पे चार्जेस लग रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी। इवन सेक्शन 5 तो क्लियरली कहता है कि अगर सा रफ़ा के लिए आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कोई स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी ही नहीं है। सेक्शन 9 इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट आई विल से फ्रॉम एग्जामिनेशन। तो सेक्शन 9 क्या है? ये हैं तरीके बताए गए हैं, मेजर्स किस चीज़ के? रफ़ा के, डैट इज़ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट कैसे करना है।
तो इसको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आसान वे में बच्चों मैं एक कोड की बना रहा हूँ, और कोड की है 6 पॉइंट की, जहाँ हम क्या करेंगे, SMS करेंगे। किसको करेंगे? दीपिका पादुकोण रणबीर को करेंगे, राइट। इस तरह से है। तो एस से क्या कर सकते हैं आप? सेल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं। क्या भाई चाहे बिजनेस है बोरोर का या उसके एसेट्स वगैरह हैं, आप बेच दीजिए, किराए पे दे दीजिए। आप क्या करें, उसकी मैनेजमेंट या तो चेंज कर लें, चेंज को डेल्टा लिखा है, या क्या कर लें आप, टेक ओवर कर सकते हैं एज ARC कंपनी। देन एस से सेटलमेंट, तो किसी भी तरह से अगर बोरोर से सेटलमेंट होती है तो आप कीजिए। डी पॉइंट इज़ वेरी नाइस वन। डी में क्या है, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्शन किस चीज़ का? ऑफ डेट, क्योंकि आपने बोरोर को डेट दिया है और वो अगर लौटा नहीं पा रहा है, एंड लेट्स से बोरोर कौन है, एक कंपनी है, तो हम उसको रिलीफ दे रहे हैं कि भाई तेरा डेट शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट तुम बच जाओगे। एंड पी से है, जाइए जाके उठा लीजिए। पोजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, जो एसेट एज ए बोरर आपने गिरवी रखा है, बैंक जाके उसे उठा लेगा। आर से है रीस्केड्यूलिंग ऑफ डेट, क्योंकि देखिए अगला अगर पैसे नहीं दे पा रहा है तो हम उसके साथ, क्योंकि इधर एस वाला पॉइंट लिखा था सेटलमेंट, तो रीस्केड्यूलिंग कह लीजिए, मतलब हम उसकी EMI का टाइम पीरियड, अमाउंट वगैरह प्लस माइनस कर सकते हैं कि जिस तरह से अगला अपने ये पैसे दे सके। देन आता है बच्चों सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन नंबर 10 से हमें एक चीज़ पहले क्लियर हो जाती है, ARC एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, दो काम के लिए बनी है, सा एंड रफा के लिए बनी है, डैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के लिए बनी है। लेकिन क्या ARC कुछ और काम कर सकती है? अदर फंक्शंस, क्या कुछ और काम कर सकती है? कौन? बाय ARC। तो अदर फंक्शंस में 3 काम कर सकती है, जिसके लिए हमारी कोड की है राम। आर से क्या है, कोड के द्वारा आप रिसीवर क्या हो सकते हैं, अपॉइंट किए जा सकते हैं, और रिसीवर आप जानते होंगे कोई ना कोई रिकवरी के लिए, कोई एसेट टेक ओवर के लिए बनता है। ए से होता है आप एजेंट अपॉइंट किए जा सकते हैं, किसके द्वारा? बैंक के द्वारा, क्योंकि बैंकों को अपने NPS की रिकवरी करवानी होती है। एम से आप क्या अपॉइंट किए जा सकते हैं? मैनेजर आप अपॉइंट किए जा सकते हैं, किस चीज़ के लिए? इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कि कोई जाके एसेट उठा के लेके आना है तो यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर। देन सेक्शन नंबर 11 आके कहता है कि भाई हो सकता है झगड़ा हो जाए। रेजोल्यूशन मतलब झगड़े को सुलटाना है। ऑफ डिस्प्यूट, किसके बीच में डिस्प्यूट हो गया भाई? दरअसल हमने ये एक्ट बनाया था बैंकों की सहायता के लिए, लेकिन समस्या क्या हुआ, 3 टायर सिस्टम था, बैंक FI हैं, उनका झगड़ा हो गया ARC का, और बीच में कौन इन्वॉल्व थे? घूम फिर के फिर से बैंक इन्वॉल्व थे, किस नेचर में? QB के नेचर में। इनके बीच में ही अगर झगड़ा हो जाए, इस एक्ट का मेन रैशनली क्या है? कोर्ट इंटरवेंशन ना हो, बिना मतलब में कोर्ट में हमारे क्या नहीं ख़राब होने चाहिए, टाइम वगैरह ख़राब नहीं होने चाहिए। तो इसलिए जो रिजॉल्व होंगे ये डिस्प्यूट्स, ये रिजॉल्व होंगे थ्रू ACA, डैट इज़ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट ऑफ 1996। और उसका मतलब भी क्या है? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और डिस्प्यूट हमेशा किससे रिलेटेड होता है? वो तो हमेशा पैसे से, सारफा, या सिंपली कह लीजिए अमाउंट से रिलेटेड ही होगा। देन बच्चों अगला जो कॉन्सेप्ट आता है डैट इज सेक्शन नंबर 12 में, वो आता है पावर्स ऑफ RBI। तो RBI की अगर हम पावर्स देखते हैं तो सेक्शन 12 भी है, 12A भी है, एंड 12B भी है, जिसमें से 12B क्वाइट गुड है, तो उसको हम थोड़ा स्टार ले सकते हैं, टिक मैंने कर दिया है। 12 में क्या है, RBI क्या बनाएगी? पॉलिसी एक बना सकती है, डिटर्मिनेशन ऑफ सम पॉलिसी बाय RBI, किसमें? इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि RBI एक पॉलिसी वगैरह बना सकती है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने कौन से फॉलो करने हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड बता सकती है, एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल, इनकम कब रिकॉग्नाइज करनी है। सो दे कैन डिटरमिन पॉलिसी। इवन जब आप मैनेजमेंट टेक ओवर करते हैं, जैसे आपने सेक्शन 9 में पढ़ा, तो मैनेजमेंट कैसे टेक ओवर करनी है उससे रिलेटेड भी दे मे मेक अ पॉलिसी। 12A में उनकी पावर है कॉल स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन वो मांग सकते हैं, नेचुरल है, किससे? फ्रॉम ARC।
एंड 12B में उनको ज़बरदस्त पावर दी गई है। यहाँ ये क्या कर सकते हैं, दो बातें कह लीजिए, टू रिमूव एंड अपॉइंट। वो ARC के जो भी बड़े ऑफिसर हैं उनको निकाल सकते हैं, आप चेयरमैन कहें, डायरेक्टर कहें, उनको निकाल सकते हैं। और ये अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स या ऑफिस बेरर्स, अपनी तरफ से कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं ताकि ARC के ऊपर ये किस तरह से काम करें, टू ऑब्जर्व देयर वर्किंग, वॉच डॉग की तरह। तो यहाँ आकर के बच्चों टिल सेक्शन नंबर 12 पे आकर के हमारा समाप्त होता है चैप्टर नंबर 2 सा एंड रफा के ऊपर। इसके बाद नेचुरल है कोर्स में आता है चैप्टर नंबर 3 एंड विच डील्स विद SE, दैट मीन्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 3। So chapter number 3 comes on enforcement of security interest, जिसका मतलब क्या है, जो एसेट गिरवी रखा था जाइए जाके उठा लीजिए बोरोर से बिना कोर्ट में जाए हुए। ये एक्ट आपको बहुत एडवांटेज दे रहा है क्योंकि ये एक्ट कहता है कि बैंक वाले क्या है, एक बैंड बाजा बारात लेके जाएंगे, साथ में पुलिस वाले होंगे, साथ में ही वो अपनी लीगल टीम लेके जाएंगे, साथ में ही जज भी उनके साथ जाएंगे, अगले का एसेट उठाएंगे, ताला लगाएंगे और ऑक्शन करके बेच देंगे। तो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और ये काम कौन करेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर ही करेगा। और यहाँ पे हम डील करते हैं सेक्शन 13 से लेते हुए 19 तक। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 13 विच इज़ कह लीजिए सबसे बढ़िया यही है। यहाँ क्या है, प्रोसीजर है किस चीज़ का, SE का, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का। तो इसमें सिंपल पॉइंट ये नज़र आते हैं कि आपने जाके एसेट उठाना है विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। मतलब अगर बोरोर कोर्ट में चला जाता है कि जज साहब मुझे स्टे ऑर्डर दे दीजिए, इनके उठाने पे रोक लगा दीजिए, कोर्ट कहेगी गेट द हेल आउट ऑफ हेयर, हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। सरफाइसी एक्ट कहता है सबसेक्शन 1 में मेन, अगर आप सबसेक्शन पकड़िए तो एक 13(2) को ले सकते हैं। तो 13(2) कहता है जब आपने जाके एसेट उठाना है तो क्या दे दीजिए, नोटिस दे दीजिए। स्वाभाविक है किसको देंगे, बोरोर को देंगे। नोटिस के अंदर क्या होंगे, कंटेंट्स होंगे जिसके ऊपर डील करता है 13(3) अगर टेक्निकल कहें, बट चलिए सबसेक्शन जाने दीजिए, 13(2) ही मान के चलिए। तो कंटेंट समझ के ब्ला ब्ला आपने उसके अंदर लिखा होगा। और ये नोटिस जो देना है आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट कहें या अकाउंट कहें एज NPA, तो आपने पहले NPA डिक्लेयर करना है, उसके बाद ही आप नोटिस दे पाएंगे। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये निकल के आती है कि ये क्लासीफाई से रिलेटेड एक्सेप्शन है, प्रोविजो है, जो ये कहती है कि भाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये डिफ़ॉल्ट हुआ है डेट सिक्योरिटीज़ पे। तो अगर आप एज ए बोरोर आपने लोन नहीं लिया है, डेट सिक्योरिटीज़ क्या करी हैं आपने, इशू करी हैं, तो पैसा तो लिया ही है आपने, लेकिन डिबेंचर के रूप में लिया है, तो NPA क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नोटिस है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोटिस होगा 60 दिन का नोटिस होगा। नेचुरल है बोरोर को होगा कि भैया तेरे पास 60 दिन का समय है, वरना हम बैंड बाजा बारात लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, डेट सिक्योरिटीज से रिलेटेड अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेशन, जो कि हम पढ़ेंगे भी 2J के अंदर पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट की, वो डेट सिक्योरिटीज़ में टाइम 60 दिन नहीं, वो कहता है 90 दिन। लेकिन वहाँ NPA नहीं क्लासीफाई करना है, यहाँ पहले NPA, और NPA में खुद टाइम लगता है, जिसके ऊपर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे 2O में। तो डेफिनेशन हम बाद में ले रहे हैं क्योंकि पहले मैं डेफिनेशन में जाता तो सेक्शन इतनी तेज़ी से पहले ना निकलते कि लेक्चर की एनर्जी डेफिनेशन पे लग के रह जाती। तो 60 दिन का आपने नोटिस देना। इस 60 दिन में क्या होगा, एक रोक लग जाएगी। नेचुरल है किसके ऊपर रोक लगेगी, ऑन बोरोर बेटा रोक लग जाएगी। क्या नहीं कर सकता बोरोर, तो बोरोर जो एसेट है, जो सिक्योर्ड एसेट है, उसमें ये एक कोड की आप टिका लीजिए जिसे मैं कहता हूँ LAS, LAS। ना तो वो उस एसेट को आगे लीज पे दे सकता है, या यूँ कह लीजिए सेल कर सकता है, या असाइन का मतलब क्या हो गया, आगे किसी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना किसकी कंसेंट के, क्रेडिटर की। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बोरोर को हमने एक राइट दिया है, वो क्या कर सकता है, वो अपनी एक ऑब्जेक्शन, अगर उसको इस रिस्ट्रेंट पे ऑब्जेक्शन है,
तो वो अपनी तरफ से एक अपनी रिप्रेजेंटेशन बना के दे सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को कि भाई साहब ये नहीं होना चाहिए, ये जो आप एसेट उठाने आ रहे हैं ये गलत है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर में रिजेक्ट इट। तो नेचुरल है, सिक्योर्ड क्रेडिटर तो उसे क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, भाई तू डिफॉल्टर है, मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैं तेरी बात क्यों मानूं। तो जब आप रिजेक्ट करेंगे, ये आपने 15 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, कम्युनिकेट कर देना है। कम्युनिकेट किसको, बोरोर को। तो बोरोर को आप बता दीजिए भाई साहब हमें आपकी ये जो सेटलमेंट ऑफर है, ये रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, एक तरह की सेटलमेंट ऑफर है, हमें पसंद नहीं है। तो इसका ये 15 दिन का टाइम पीरियड पक्का आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसी में प्रोसीजर में हम आगे बढ़ें तो बच्चों यहाँ पे हमें मेनली एक सब सेक्शन और याद रखना है, दैट इज़ 13 सब सेक्शन 4 याद रखिए, दैट इज़ रिकवरी के मेजर्स। आप गए हैं इन्फोर्स करने, तो किस तरह से आप रिकवरी करेंगे। तो इसमें कई छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं है जाके आप एसेट उठाइए, आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्टली गारंटी को इन्वोक कर सकते हैं, जिसका मतलब है कोई गारंटर अगर है तो आप उसको जाके पकड़ लीजिए, बेटा पैसे निकाल, बात ही ख़त्म होगी, क्यों अगले का जाके हम क्या उठाएं एसेट। देन अगर अगले ने एसेट प्लेज रखा हुआ है, प्लेज का मतलब ये पोजेशन चला जाता है लेंडर के पास, क्या कर दें आप, सेल कर दें, वरना सिंपली कहेंगे हम जाइए जाके क्या कीजिए, उठा लीजिए, टेक पोजेशन किस चीज़ का, सिक्योर्ड एसेट का जाके उठा लीजिए, और उठा के नेचुरल कुछ और तो करेंगे नहीं भैया, उसे आप क्या करेंगे, उसे सेल ही करेंगे, आप उसे रियलाइज ही करेंगे, और उसका मतलब है आप LAS कर सकते हैं, डैट इज़ लीज असाइनमेंट सेल वगैरह आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये आती है, अगर ये सिक्योर्ड जो एसेट है, अगर ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल अगर ये प्रॉपर्टी है, तो बच्चों क्या होता है, हम ये एसेट बेचते हैं उसकी ऑक्शन लगा के, और जब ऑक्शन लगाते हैं तो उसमें एक हम रिज़र्व प्राइस भी फिक्स करते हैं। लेकिन हो क्या सकता है, रिज़र्व प्राइस तो हमने ऑक्शन में लगा दिया, लेकिन क्या नहीं हुई, नो बिड, कोई बिडर आया ही नहीं। तो यहाँ पे एक राइट दिया है सिक्योर्ड क्रेडिटर को कि वो सब्सिक्वेंट ऑक्शन में, सब्सिक्वेंट मीन्स अगली ऑक्शन में, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो क्या कर सकता है, मे अक्वायर, वो खरीद सकता है इसी एसेट को। तो वो खरीद सकता है, तो वो अमाउंट जितना वो में खरीदा उतने से आपका डेट क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। देन क्या है, आप जाइए जाके क्या उठा लीजिए, टेक ओवर, अगले की बिजनेस की मैनेजमेंट आप टेक ओवर कर सकते हैं, टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोर, तो वो उठा लीजिए। एंड देन क्या कर सकते हैं, आप अपॉइंट कर सकते हैं, क्या अपॉइंट कर सकते हैं, एक मैनेजर, मैनेजर जो मैनेज करेगा भाई किस चीज़ को, क्योंकि आपने एसेट उठाया था, तो वो सिक्योर्ड एसेट के लिए एक मैनेजर आप अपॉइंट करके आ सकते हैं, ताकि उस एसेट से रिलेटेड बोरोर कुछ प्लस माइनस ना कर दे। हो ये भी सकता है कि अगर बोरोर ने क्या किया, बोरोर ने अगर ये सिक्योर्ड एसेट सेल कर दिया है, तो हम बायर को कह सकते हैं कि मिस्टर बायर आप पेमेंट करें, क्योंकि इस एसेट पे हमारा हक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है कि अगर बोरोर की तरफ से कोई आपको सेटलमेंट ऑफ़र आ जाती है, चाहे उसके खिलाफ ऑक्शन लग चुकी है, तो यूँ कह लीजिए बिफोर ऑक्शन या इनवाइटिंग टेंडर्स, ये वो प्राइस कोटेशन, तो आप सारी की सारी कार्रवाई ऑक्शन की क्या करेंगे, स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, आप अगले के एसेट मत बेचिए, उससे पैसे ले लीजिए, बात ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि सरफाइसी एक्ट की मंशा ये नहीं है किसी को रोड पे लाया जाए, उसके एसेट बिकवाए जाए, इसकी मंशा है बैंक और FI को उनका पैसा टाइम पे मिले। देन बच्चों इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, अगर ज्वाइंट फाइनेंसिंग हुई है, जिसका मतलब हो गया एक से ज़्यादा बैंक मिलके, जिसे आप कहते हैं कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, उन्होंने मिलके अगर पैसा लगाया है, तो जो होल्डर्स हैं, कम से कम जिन्होंने पैसा लगाया है 60% ऑफ वैल्यू, तो वो डिसीज़न लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू IBC, और IBC कोड में ये लिमिट्स आ जाती है 66% पे।
तो 60% वाले ये डिसीज़न ले सकते हैं अगर हुई है जॉइंट फाइनेंसिंग। तो ये था बच्चों सेक्शन नंबर 13, थोड़ा बड़ा था। गोइंग टू सेक्शन नंबर 14, वो कहता है आप चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या कह लो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जैसे मैंने कहा था बैंड बाजा बारात, तो आपके साथ जज भी साथ में जाएगा, ये आपको असिस्ट करेंगे। लेकिन इनकी असिस्टेंट लेने के लिए आप इन्हें क्या की दीजिए, एक एप्लीकेशन दीजिए और जज साहब को आना ही पड़ेगा कितने दिन के अंदर, विद इन, उनको आना ही होगा 30 दिन के भीतर भीतर। हाँ, किसी कारणवश से वो नहीं आ सकते तो उनको एक्सटेंशन फिर से 30 दिन की मिल सकती है। तो टोटल 60 दिन में तो जज साहब आपके साथ जाएंगे ही जाएंगे। सेक्शन नंबर 15 और उसके साथ 16 साथ में ही जाएगा। इसी के साथ 15 में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अगले की मैनेजमेंट टेक ओवर कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट जब टेक ओवर कर रहे हैं तो हो क्या सकता है, या तो बोरोर क्या होगा, या तो बोरोर बच्चों होगा कंपनी या अदर्स। तो अगर बोरोर है कंपनी तो हम क्या करेंगे, हम अपॉइंट कर देंगे उसके लिए डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के लिए शॉर्ट लिख रहा हूँ, लेकिन अगर बोरोर कंपनी नहीं है तो हम उसके लिए अपॉइंट करेंगे, डायरेक्टर वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन जैसे ही आपने ये मैनेजमेंट टेक ओवर करनी है, ये लोग अपॉइंट करने हैं, आप 2 न्यूज़पेपर में आप एक पब्लिकेशन भी देंगे। न्यूज़पेपर हमेशा होते हैं इंग्लिश में एंड लोकल लैंग्वेज में, और लोकल लैंग्वेज कहाँ की होती है, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस सिचुएटेड है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ये होगा जो पुराने ऑफिसर्स थे उनका टर्मिनेशन होगा, उनकी नौकरी समाप्त, उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और उनके पास जो कंट्रोल था या एसेट्स वगैरह की कस्टडी कह लीजिए, वो सारी की सारी नए डायरेक्टर्स को हैंड ओवर करनी ही पड़ेगी। एंड टर्मिनेशन हुआ है तो सेक्शन 16 यहाँ आके कहता है नो कॉम्पनसेशन, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। किस बात के लिए, फॉर लॉस ऑफ ऑफिस की, उनकी समय से पहले नौकरी चलेगी, क्योंकि यही नाकारा लोग थे जिनकी वजह से बोरोर का बिजनेस ठप हुआ है। अच्छा, इस दौरान एक बढ़िया पॉइंट सेक्शन 15 में ये भी निकलता है कि एक रिस्ट्रेंट लग जाएगा। अगर बोरोर कंपनी है तो ये रिस्ट्रेंट लगेगा ऑन शेयर होल्डर। रिस्ट्रेंट ये लगेगा क्योंकि कंपनी के मालिक शेयर होल्डर होते हैं, तो ये है कि वो दे कैन नॉट अपॉइंट डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स अपनी तरफ से अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ये लोग कांट पास एनी रेजोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते हैं। ये लोग वाइंडिंग अप का पिटीशन नहीं दे सकते हैं अपनी तरफ से। इनकी जो पावर्स थी कंपनीज एक्ट में वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये काम ये लोग कर सकते हैं इफ़ कंसेंटेड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर वो हाँ कर दे तो बात अलग है, वरना इनके ये राइट्स गए। तो यहाँ आके सेक्शन 15 और 16 बीच में कॉम्पनसेशन पे आ गया, कम्स टू एन एंड। तो बच्चों इसके बाद हम मूव कर रहे हैं सेक्शन नंबर नेचुरल है 17 के ऊपर। एग्जाम के लिहाज से मैं कहूँगा काफ़ी ठीक है। यहाँ क्या है, हम एक हक दे रहे हैं, एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। कौन देगा, किसको देगा एंड कब देगा, ये एप्लीकेशन दे रहा है, ये एप्लीकेशन दी जा रही है बोरोर के द्वारा या कोई भी एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड का मतलब होता है अफेक्टेड पार्टी, तो कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है वो एप्लीकेशन दे सकता है। किसको आप एप्लीकेशन देंगे, डीआरटी को देंगे, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को, और ये एप्लीकेशन आपने देनी है विद इन 45 डेज। कहाँ से 45 डेज, जिस दिन एससी स्टार्ट हुई, डेट इज इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए आपने जो रिकवरी मेजर्स लगाए उसके 45 दिन में आप एप्लीकेशन देंगे। अब डीआरटी कौन सी होनी चाहिए, तो डीआरटी का जुरिस्डिक्शन क्या होगा, यहाँ पे 3 बातें हैं। जहाँ पे
कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या जहाँ पे सिक्योर्ड एसेट क्या है लोकेटेड है, या जहाँ पे वो बैंक और एफआई की जो ब्रांच है आपका क्या मेंटेन कर रही है, जहाँ आपका अकाउंट मेंटेन कर रही है, उस इलाके की डीआरटी में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि देश में 39 डीआरटी हैं। तो यहाँ क्या होगा, डीआरटी ने अब अपना क्या देना है, ऑर्डर देना है। तो अगर उन्हें लगता है ऑर्डर देने पे कि भाई साहब कि ये रिकवरी मेजर्स इनकंसिस्टेंट है, मींस एक्ट और रूल्स का आपने फॉलो अप नहीं किया है, इफ एक्ट रूल्स नॉट फॉलोड, इनकंसिस्टेंट कंप्लायंस आपने किया है, तो वो कहेंगे भैया रेस्टोरेशन कर दें, मतलब वापस कर दें। क्या वापस कर दें? अगले का एसेट, अगले की मैनेजमेंट। तो दोनों चीज़ें पोजेशन एंड मैनेजमेंट आपसे वापस मांग सकते हैं, आपको ये ऑर्डर दे सकते हैं। और जब ये ऑर्डर देंगे तो ऑब्वियसली ये कहेंगे रिकोर्स मेजर्स जो हैं आपकी तरफ से लिए गए इनवैलिड हैं, दे मे पास एनी अप्रोप्रिएट ऑर्डर। और ये ऑर्डर जो है ना, ये स्पीडी एक्सपेडाइट ऑर्डर आएगा, और ये ऑर्डर आपको ये देंगे विद इन 60 डेज, 60 दिन के भीतर भीतर, जिस दिन आपने इनको एप्लीकेशन दी थी। लेकिन अगर एक्सटेंशन भी देते हैं तो भी टोटल 4 मंथ्स रहेंगे। टोटल 4 मंथ्स का मतलब है कि इस 4 मंथ्स के अंदर ये 60 दिन ऐड होंगे, मतलब टोटल किसी भी सूरत में 4 महीने से ज़्यादा नहीं होंगे। हमने यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया था बच्चों कि एप्लीकेशन दे सकता है कोई एग्रीड पर्सन भी। एग्रीड में क्या होता है, मान लो जो एसेट आपने उठाने गए हैं वो ऑलरेडी किराए पे दे रखा है, तो किराएदार का उसके ऊपर राइट है, उसे कहते हैं टेनेंसी राइट या लीज होल्ड राइट्स। तो उन लोगों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए अगर कुछ टेनेंसी राइट्स वगैरह हैं, लीज होल्ड राइट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे डीआरटी को काफ़ी कुछ एग्जामिन करना पड़ेगा, फैक्ट्स एंड एविडेंस। जैसे वो देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लीज़ है वो एक्सपायर हो गई। अगर लीज़ एक्सपायर हो गई तो भैया टेनेंट गेट द हेल आउट ऑफ हेयर, हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। बी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो लीज डीड है ये कॉन्ट्रेरी है टू सेक्शन 69A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनका डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया गया। तीसरा, कहीं ये कॉन्ट्रेरी, यहीं पे लिख देता हूँ, कहीं ये कॉन्ट्रेरी टू मोर्टगेज की जो गिरवी रखा है उसमें साफ कहा गया था लोन लेते समय कि जो एसेट आप गिरवी रख रहे हैं आप लीज पे दे ही नहीं सकते। और कहीं ऐसा तो नहीं है, फोर्थ पॉइंट में, या इसको डी कह देते हैं हम, या उसको डी कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लीज डीड आपने क्रिएट की है जब आपको 13/2 में डिमांड नोटिस जो 60 दिन का दे दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं लीज है आफ्टर 13/2 में जो डिमांड नोटिस, थोड़ी स्पेस मेरे पास यहाँ कम है देखिए, बट आई एम ट्राइंग टू मैनेज कि मेरा ये रिवीजन लेक्चर एक पेज में मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं लिख पाऊँ। तो यहाँ आके सेक्शन 17 समाप्त होता है बच्चों। इसी में एक छोटा सा सेक्शन 17A भी आता है, वो ये कहता है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में हैं, वहाँ डीआरटी क्योंकि है नहीं, 17A जम्मू कश्मीर के लिए है, तो वहाँ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। देन गोइंग टू सेक्शन नंबर बच्चों 18। तो सेक्शन नंबर 18 कहता है कि भाई साहब डीआरटी के ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर रहे हैं, आप अपील में जा सकते हैं। तो नेचुरल है अगेंस्ट किसके, ऑर्डर ऑफ डीआरटी। और ये अपील में कौन जा रहा है? अरे कोई भी जा सकता है, जिसका मतलब हुआ मे बी आप बोरोर हैं जैसे अभी हम कह रहे थे, या फिर आप एग्रीव्ड पर्सन है, या मे बी आप सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं और डीआरटी के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। और अपील कहाँ करेंगे? आप अपील करेंगे ये अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, डीआरटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कि देश में 5 इन नंबर है, उनके पास कीजिए। और आपके पास समय जो है वो है 30 दिन के भीतर भीतर आप अपील कीजिए। स्वाभाविक है, ये 30 दिन कहाँ से स्टार्ट हुए? जिस दिन डीआरटी ने ऑर्डर दे दिया। लेकिन यहाँ एक खूबसूरत बात ये कही गई कि आपको अपील करनी है तो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और डिपॉजिट तभी करवाना है अगर आप कौन है, बोरोर हैं। ऐसे बोरोर क्योंकि आप डिफ़ॉल्टर हैं, तो आप डिपॉजिट करवाइए अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास 50% अमाउंट। अब 50% पैसे किस चीज़ के होंगे?
या तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपना क्लेम मांगा है उसका 50%, या फिर जो एपलेट ट्राइब्यूनल ने अमाउंट डिटरमिन किया, नहीं भाई इतने पैसे बनते हैं तो उसका 50% आपको करवाना होगा। नेचुरल है, विच एवर इज लेस, ये आपको पैसे जमा करवाने होंगे। लेकिन ये जो अमाउंट है ये रिड्यूस किया जा सकता है, और ये रिड्यूस हो सकता है अप टू 25%, मतलब 50% से घटा के 25% हो सकता है डेट अमाउंट का। और लेकिन इसके लिए एपलेट ट्राइब्यूनल को रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करने होंगे कि उन्होंने लिमिट 50% वाली 25% क्यों कर दी। तो इसी सेक्शन 18 में 18B आता है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो अपील जो है वो एपलेट ट्राइब्यूनल वहाँ नहीं है, तो आप कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एंड सेक्शन 80C कहता है केवियट का राइट, केवियट राइट। देखिए केवियट का मतलब बेसिकली क्या है, केवियट का मतलब ये है अगर आपको लगता है कोई आदमी आपके खिलाफ केस कर सकता है, मतलब आपको एक डाउट है कि कोई केस फाइल कर सकता है, तो आप एक नोटिस दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं भाई, कोर्ट को, कि भाई ये आदमी मेरे खिलाफ केस कर सकता है, तो आप प्लीज़ डिसीजन मत दीजिएगा विदाउट फेयर हेयरिंग। मतलब मेरे को डाउट है ये मेरे ऊपर केस करेगा, तो विदाउट फेयर हेयरिंग मतलब मुझे बिना सुने आप कोई डिसीजन मत दीजिएगा। तो ये केविएट का राइट है, और जो ये केविएट एक्सरसाइज करता है इसे हम कहते हैं केविएटर। तो नेचुरल है ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है ये यहाँ पे केविएटर बनेगा, क्योंकि उसने पैसे लेने हैं, और बोरर बिना मतलब में कोर्ट्स में तो जाएगा ही जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ना ड्यूटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ड्यूटीज़ ये हो जाती हैं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर नोटिस देगा, किसको देगा, बोरोर को देगा। किस बात के लिए देगा, भाई मैंने केविएट फाइल किया है। और कोर्ट की भी ड्यूटी है, वो नोटिस देगी, किसको देगी, सिक्योर्ड क्रेडिटर को, जब केस लग जाए। एंड बोरोर की भी ड्यूटी है, वो नोटिस देगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को, किस चीज़ का, मैंने केस कर दिया है और ये है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। और ये जो केविएट होता है इसकी एक वैलिडिटी होती है बेटा, वो होती है 90 डेज। जब कोर्ट को नोटिस दे दिया तो 90 दिन तक ये वैलिड है। अगर इससे पहले दूसरी पार्टी ने केस कर दिया तो वो वैलिडिटी उससे पहले समाप्त हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड 90 डेज का है। नाउ गाइज वी आर टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 19। और सेक्शन नंबर 19 में एक हक दिया गया है, और ये है कॉम्पनसेशन मिल सकता है। और किस बात के लिए मिल रहा है और किसको मिल रहा है, क्योंकि कुछ रॉन्गफुल किया है। फॉर रॉन्गफुल एक्ट किसने किया है, बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर ने किया है। तो नेचुरल है ये कॉम्पनसेशन किसको मिला, ये मिला बोरर को या फिर कोई एग्रीव्ड पर्सन को। तो मतलब बोरर का एक राइट जाके सेक्शन 19 में बेटा क्रिएट होता है। तो बच्चों यहाँ तक देखिए, मैंने कहा था 1-1.5 पेज में, तो मैंने सारे के सारे 19 सेक्शन आपके सामने है। मेरा ये A4 पेज, एग्जैक्टली A4 पेज है। इसका प्रिंट आउट निकाला जाए आपके रजिस्टर का, प्रिंटर का, नॉर्मली आप सारे जानते हैं A4 क्या होता है। सो परफेक्टली इन 1 पेज आई हैव टेकन this revision, but you can very well see I have not discussed the definitions। तो मुझे definition के लिए आधा पेज और यूज़ करना पड़ता है, जहाँ लंबी चौड़ी ये definitions भी मैं आपके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। तो मेन था कि फटाफट आपको रिविजन मिल सके, एंड आपके सामने है बहुत ही कम समय में, और वो भी एक एक वर्ड लिख के। तो ये पेज बड़ा हैंडी होता है कि जब भी आपने पेपर से पहले तैयारी करनी है, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने में समय कहाँ रहता है आपके पास। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए ज़बरदस्त यूटिलिटी है। आई होप सो आपने मेरे साथ लिख लिया होगा, किसी कारणवश ना लिख पाए हों तो अगर ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। भाई छोटा छोटा तो बहुत दिख रहा है, बट मैं इसमें ज़्यादा आपकी सहायता नहीं कर सकता। यू हैव टू मैनेज दिस वे। सो स्टूडेंट्स, आई एम मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ रिविजन डीलिंग विद द डेफिनेशंस। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मेरा पेज ये नया है तो मैं बड़े आराम से भी इसको मैनेज करवा के लिख सकता हूँ, बिकॉज एज मतलब एजुकेटर आई वेरी वेल नो कि इसमें से इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं एग्जैक्टली उसको लिखने की कोशिश करूँगा, बाकियों को शॉर्ट में सब कुछ आपको बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टूडेंट्स। सो डेफिनेशंस अंडर सेक्शन 2, एग्जैक्टली कहना चाहें तो सब सेक्शन 1।
डेफिनेशंस में मैं हमेशा सरफेसी को कहता हूँ कि आप सबसे पहले इस डेफिनेशन को, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से देखिए थोड़ी अच्छी भी है, आप लेके चलिए। स्टार लगा दिया है मैंने। सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन को आप बेस बनाएं और ये डेफिनेशन आती है क्लॉज जेड के अंदर। इस डेफिनेशन में निकलती हैं बच्चों 4 बातें। तो पहली बात क्या है सिक्योरिटाइजेशन का मतलब? तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है खरीद लिया गया है। एक्विजिशन, क्या खरीद लिया गया है? फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट खरीद लिया, ये है पहला हिस्सा डेफिनेशन का। भाई किसने खरीदा? एआरसी ने खरीदा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने खरीदा। भाई किससे खरीदा? आप कहेंगे बैंक या लेंडर से खरीदा। ऑब्वियसली जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ ओरिजिनेटर, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। चौथा हिस्सा हम बाद में लिखते हैं, या मैं बता भी देता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन आपको याद होगा एआरसी ने करी थी क्यूबी से पैसा उठाते हुए। तो फोर्थ पार्ट डेफिनेशन का क्या आ जाता है कि आपने क्या किए हैं? रेजिंग ऑफ फंड्स, पैसे का जुगाड़ किया है। और ये पैसे का आपने जुगाड़ कहाँ से किया है? बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। आपने सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करी हैं और ये सिक्योरिटी रिसीट आपने किसको इशू करी? टू QB, स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड बायर। तो ये सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन थी, ख़त्म होती है। एक आधी लाइन इसमें और भी आ जाती है, रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट की। फाइनेंशियल एसेट में अब इंटरेस्ट किसका हो गया है? QB का हो गया। बट मोटा मोटा मैंने लिख दिया। लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों वो है कि फाइनेंशियल एसेट की इन सब की अलग से डेफिनेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पक्का आप याद कीजिए, सब सेक्शन या क्लॉज L में आता है। और यहाँ आती हैं 2 बातें, मीन्स एंड इंक्लूड्स। मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स के अंदर फाइनेंशियल एसेट में आते हैं सिर्फ 2 शब्द, मीन्स डेट और रिसीवेबल, क्योंकि एक डेट है या बैंक ने पैसे लेने हैं, तो मैं इसे शॉर्ट में कहता हूँ DR, डेट और रिसीवेबल। एंड इंक्लूड्स में बच्चों यहाँ पे 8 क्लोजेज हैं 6+2 करके। तो पहली क्लॉज ये कहती है क्लेम, आपका कोई हक है टू डेट या रिसीवेबल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्लेम टू डेट और रिसीवेबल, सिक्योर्ड और नॉट, चाहे वो सिक्योर्ड है या नहीं है। क्लॉज नंबर 2 कहती है कि भाई कोई भी डेट और रिसीवेबल तो है लेकिन वो सिक्योर्ड है, और वो सिक्योर्ड किस चीज़ से है? बाय मोर्टगेज और चार्ज। द वर्ड इज मोर्टगेज या चार्ज वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कंपनियों के केस में। और मोर्टगेज किस पे होता है? ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। IP लिख रहा हूँ यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट मैं सिंपली इसको कहता हूँ, सारे के सारे गिरवी परिवार की आइटमें आ गई, जिसमें क्या आ गया? इन्होंने कह दिया मोर्टगेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन आप जानते हैं मूवेबल्स में होता है, प्लेज भी मूवेबल्स में होता है, बस दोनों में फ़र्क ये होता है, प्लेज में पोजेशन लेंडर के पास चला जाता है, जबकि हाइपोथिकेशन में पोजेशन किसके पास रहता है? बोरोर के पास ही रहता है। तो ये मोर्टगेज और चार्ज था। फोर्थ पॉइंट आता है आपका कोई RTI, ये वर्ड मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हो या नहीं किया तो देख लीजिए। RTI इज राइट टाइटल इंटरेस्ट। राइट कहिए, टाइटल कहिए या इंटरेस्ट कहिए, किस में है? इन सिक्योरिटी। जैसे QB को आपने डेट सिक्योरिटीज दी थी, अंडरलाइंग D और R, मतलब वो सिक्योरिटी क्यों इशू हुई, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे है डेट और रिसीवेबल। एंड 5वां पॉइंट कहता है आपका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, वही RTI कह लें या इंटरेस्ट कह लें, किस में है? चाहे प्रॉपर्टी में है, चाहे डेट और रिसीवेबल में है, चाहे आपका ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, चाहे ये एग्जिस्टिंग है, चाहे ये फ्यूचर में होगा, चाहे ये अक्रू करेगा, चाहे ये कंडीशनल है, चाहे ये कॉन्टिजेंट है, किसी भी प्रकार का अगर आपका इंटरेस्ट है डेट और रिसीवेबल में। तो देखिए आई एम गोइंग विद वेरी बिग स्पीड, तो एक आधा वर्ड का प्लस माइनस हो, डू मैनेज। अब देखिए बच्चों 5A क्लॉज आ रही है एंड 5B क्लॉज आ रही है। तो दरअसल ये दोनों अमेंडमेंट से आई थी, तो इसलिए ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और यही 2 पॉइंट बच्चों को याद करने में थोड़े से कठिन लगते हैं, और जबकि मैं कहता हूँ भाई कोई टफ नहीं है इसमें।
तो ये क्या है, एनी RTI राइट टाइटल इंटरेस्ट है, किसके ऊपर है, बस एक वर्ड पहला टिका लो, ऑन इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल अगली क्लॉज में लेंगे, ऑन टेंजिबल एसेट, एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट ऑन टेंजिबल एसेट। कौन सा टेंजिबल एसेट, जो कि आपने ये, क्योंकि ये वर्डिंग यही नहीं आती, ये जो 5A 5B क्लॉज लिख रहा हूँ, एक और डेफिनेशन है डेट की उसमें आता है, सेक्शन 5 में ही आता है, एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट की डेफिनेशन आपकी आती है ZF में, उसमें भी ये आता है। एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट ऑन टेंजिबल एसेट, जो कि आपने गिवन ऑन क्या है, हायर है, फाइनेंशियल लीज है, या कोई कंडीशनल सेल है, या एनी अदर सच कॉन्ट्रैक्ट, एनी अदर सच कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं इस क्लॉज को लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि उससे क्लॉज नंबर 5B कॉपी पेस्ट ही हो जाएगी। तो एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट ऑन टेंजिबल एसेट विच, खत्म नहीं हुई है, लंबी चौड़ी क्लॉज है, विच सिक्योर्स द ऑब्लिगेशन, कहता है उससे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, किस चीज़ की ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, विच सिक्योर्स द ऑब्लिगेशन टू पे परचेज प्राइस ऑफ सच एसेट, ऑब्लिगेशन इनकर्ड और क्रेडिट अदरवाइज प्रोवाइडेड। To enable borrower to acquire such asset। तो ये लंबी चौड़ी क्लॉज है बट हर जगह यूज़ होगी, देखिए पक्का याद हो जानी चाहिए। एंड क्लॉज नंबर 5B में आपने क्या करना है, सब कुछ कॉपी पेस्ट है, बस आप क्या करें, एक वर्ड चेंज कर दीजिए, उधर लिखा था ऑन टेंजिबल एसेट, यहाँ कर दीजिए इनटेंजिबल एसेट कर दीजिए, या साथ में आप लिख सकते हैं लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस भी इंटेंजिबल होते हैं, और असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, और असाइनमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। और लास्ट पॉइंट आता है आपका क्लॉज नंबर 6 के अंदर, एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। और इसके साथ बच्चों ये फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन समाप्त होती है, लेकिन एक वर्ड आ गया फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की फर्दर डेफिनेशन क्लॉज के में आती है, जिसमें है 4 बातें, या तो लोन कह लीजिए, या एडवांस कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कोई गारंटी दी है, या यूं कह लीजिए आपने सब्सक्राइब की हैं डेट सिक्योरिटीज़, या यूं कह लीजिए आपने कोई लेटर ऑफ क्रेडिट और अदर सच फैसिलिटी दी है, किसने दी है, बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। तो ये है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अच्छा, डेट ऊपर वर्ड था, डेट और रिसीवेबल, तो डेट और रिसीवेबल की डेफिनेशन यही क्लॉज 5A एंड B में कवर अप हो जाती है, क्योंकि डेट की डेफिनेशन आती है 2HA में, और इसके अंदर हैं 2 बातें, मीन्स एंड इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स में बहुत ही सिंपल यही 2 क्लोज लिख दीजिए, 5A 5B, और मीन्स में कहता है एज डिफाइंड अंडर रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1993, भाई उस एक्ट में जो मीनिंग डिफाइन किया हुआ है। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर हमने देखा वर्ड लिखा था कि ये फाइनेंशियल एसेट खरीदा ARC ने, तो ARC की डेफिनेशन आती है 2BA में। तो ARC सिंपल है, जो रजिस्टर हुई है अंडर सेक्शन 3 हुई है, किसके पास रजिस्टर हुई है, RBI के पास हुई है। पर्पस क्यों है रजिस्ट्रेशन का, अरे भाई फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सा, रफा और बोथ। तो यहीं से एक डेफिनेशन और पैदा हो जाती है, डैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन, कि भाई एसेट की क्या होनी है, रिकंस्ट्रक्शन होनी है। और ये डेफिनेशन आ जाती है आपकी क्लॉज नंबर B के अंदर, जैसे ऊपर था यहाँ 2BA, ये आ गई B के अंदर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है भाई, किसने किया, ARC ने किया। तो क्या किया, एक्विजिशन खरीदा, क्या खरीदा, फाइनेंशियल एसेट खरीदा। भाई किसने खरीदा, ARC ने खरीदा। क्यों खरीदा, इन फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि एक तरह से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस जो भी पढ़ के आए थे बैंक ने दी, फॉर रियलाइजेशन
ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, वही बैंक ने जो असिस्टेंस दी थी उसको रियलाइज करने के लिए। तो ओरिजिनेटर का डेफिनेशन आता है टू आर के अंदर, और टू आर कहता है कि ओरिजिनेटर कौन है, वही बैंक एफआई। तो सिंपल कह लीजिए ओनर ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जिसने ये अपना एसेट क्या किया, सेल कर दिया एआरसी को। क्यों कर दिया वो हम जानते हैं, सारफा के लिए। सिक्योरिटी रिसीट, तो एज आई सेड सिक्योरिटी रिसीट एक डेट सर्टिफिकेट है। तो सिक्योरिटी रिसीट क्या है, ये एक रसीद ही कह लीजिए, एक रसीद है। किसने इशू करी, एआरसी ने। तो इशूड बाय एआरसी, किसको इशू करी, इशूड टू क्यूबी। और इस रिसीट से क्या पता चलता है, क्यूबी ने अपना पैसा लगाया है। एविडेंसिंग, सबूत, एविडेंसिंग की परचेज किया है, खरीदा है। क्या खरीदा है, फाइनेंशियल एसेट खरीदा है। आपने फाइनेंशियल एसेट खरीदा है जो सिक्योरिटाइजेशन में इन्वॉल्व है। क्यू बी, अच्छा ये सिक्योरिटी रिसीट की बेटा जी डेफिनेशन आ जाती है टू जेड जी के अंदर, और क्यू बी की आ जाती है टू यू के अंदर। और क्वालिफाइड बायर में कुछ नहीं है, यही आपके बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और जितने भी फंड्स हैं उनके ट्रस्टीज जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस। तो ये ध्यान दीजिए, जितनी डेफिनेशन है मैंने कहाँ से निकाली आपके सामने है, प्लीज़ हैव अ लुक एट स्क्रीन। सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन से सारी डेफिनेशन निकाल के दी हैं, और सब सेक्शन भी अगर आपने याद करने हो तो मेरा एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा एक गाना है, तेरा जलवा, तो जेड देख रहे हैं, जेड एल, जल वाह नहीं है, थोड़ा सा हम कह लीजिए, हमें व की बजाय हमें ब बोलने की आदत है। तेरा जलवा, अरे किसका जलवा, ब्रू कॉफ़ी एक आती है जैसे नेस्कैफे होती है, ये है बी, ये है आर, और ये देख रहे हैं आप यू। तेरा जलवा ब्रू कॉफ़ी। सर ये बीच में रह गया एक जेड जी, कोई बात नहीं, इसको भी हम मैनेज करेंगे। अब ध्यान दीजिए ये सब कुछ क्यों हुआ, सा रफ़ा दिस एंड डैट, तो उसके कारण, तो ये है हमारी डेफिनेशन के आखिरी हिस्से कि ये सब कुछ जो हमने पढ़ा उसकी वजह क्या है। वजह ये है जनाब, सबसे पहले तो हुआ जी डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट किया किसने किया बेटा, सर किया जी बोरोर ने। अच्छा, डिफ़ॉल्ट करने से हमने क्या किया, अगले का अकाउंट नेचुरल है, एनपीए क्लासिफाई कर देंगे। भाई हम कौन, हम हैं जी सिक्योर्ड क्रेडिटर। अरे हमारा क्या लेना देना जी, लेना देना है, क्योंकि हमारी फेवर में क्या क्रिएट हुआ है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो इस तरह से ये 5 एक्स्ट्रा हम डेफिनेशन ले रहे हैं, जिसमें से मैं बड़ा क्लियरली कहूँगा बच्चों, डिफ़ॉल्ट का महत्वपूर्ण डेफिनेशन है एनपीए का है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर से निकल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आता है जे में, ये आता है एफ में, ये आता है ओ में, ये आता है जेड एफ में, जेड डी में, सॉरी जेड डी में, और ये इंटरेस्ट इधर लिख दिया, तो ये आता है जेड एफ में। राइट, अब मैं याद करने का एक थोड़ा सा तरीका भी बता दूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ रह गया था जेड जी, इसे मैं कहता हूँ जंगल में गर्ल, जंगल में गर्ल, और ये क्या है, जंगल ही है। जंगल में कौन, फॉरेस्ट, कौन, ऑफिसर। जंगल में गर्ल, जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर, और जंगल में क्या है, डॉगी हैं एंड फॉक्स हैं। राइट, तो जैसे आपको कुछ याद हो सके, तो डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन के दरअसल 2 हिस्से आ जाते हैं इसमें। नॉन पेमेंट, आपने पैसे नहीं दिए, ये तो एक पक्की चीज़ है, आपने पैसे नहीं दिए, किस चीज़ के नहीं दिए, डेट कहो, अदर कहो, जो भी है, आपने पैसे नहीं दिए। आप कौन हैं, आप हैं बोरोर, तो इसलिए बोरोर की हम ले रहे थे साथ में डेफिनेशन, बी फॉर बोरोर। आपने पैसे किसको नहीं दिए हैं, यहाँ पे हमें इस डेफिनेशन को 2 कैटेगरी में ब्रेक करना होता है। आपने पैसे नहीं दिए हैं टू एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर, देख रहे हैं नीचे सिक्योर्ड क्रेडिटर की डेफिनेशन। आपने पैसे नहीं दिए हैं किस चीज़ के, विद रिस्पेक्ट टू डेट सिक्योरिटीज़। और डेट सिक्योरिटीज़ वाला याद करो, जब सेक्शन 13 का डेफिनेशन में दे रहा था कि वहाँ पे आपको 90 दिन का क्या देना है, नोटिस देना है। तो ये रहा आफ्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 90 डेज़ का क्या, नोटिस।
और ये नोटिस कौन देता है? डेट सिक्योरिटीज़ के केस में अपॉइंट कौन होता है? एक डिबेंचर ट्रस्टी होता है। ही मैनेजेस द एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। और अगर आप सिंपली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो, जिसका मतलब बैंक वगैरह हो गया, तो आपने क्या करना होता है? आफ्टर, यहाँ कंडीशन होती है, आफ्टर अकाउंट को आपने क्लासीफाई क्या करना है? आपने अकाउंट को क्लासीफाई करना है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपने क्लासीफाई करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने करना है अपनी बुक्स में द अकाउंट ऑफ बोरोर। और एनपीए का मतलब क्या है कि अकाउंट कहो या एसेट कहो, नेचुरल है किसका? बोरोर का। आपने एनपीए क्लासीफाई कर दिया। कैसे किया? एज पर आरबीआई की क्या आती हैं गाइडलाइंस, उसके हिसाब से कर दिया। और वो क्या कहती हैं? हम सबसे पहले एसेट को क्या करते हैं? सब स्टैंडर्ड क्लासीफाई करते हैं अगर उसके पैसे ना मिलें 90 दिन में, और फिर उसे हम कहते हैं डाउटफुल एसेट क्लासीफाई करते हैं। ये करते हैं नेक्स्ट 9 मंथ्स में, तो डैट मीन्स अंडरस्टूड है 1 साल अब हो गया, 1 साल के बाद। एंड देन हम उसे क्लासीफाई करते हैं लॉस एसेट आफ्टर 2 ईयर्स, तो डैट मीन्स अब हो गए टोटल कितने? 3 साल। और सिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ देख रहे हैं, कुछ नहीं है, 4 पॉइंट याद रख लें। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन आ गया? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका कंसोर्टियम, एआरसी ने जैसे फाइनेंशियल एसेट खरीद लिया। और अगर डेट सिक्योरिटीज़ हैं तो अंडरस्टूड है ये डिबेंचर ट्रस्टी हों या कोई और ट्रस्टी हों। और गोइंग टू द बोरोर पार्ट में आप सिंपली 4 पॉइंट बना सकते हैं। तो बोरोर कौन है? वो आदमी जिसको आपने क्या दी है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, जो हमने 2K में पढ़ी। या बोरोर आप क्या कह सकते हैं? जिस आदमी ने गारंटी दी, या यूं कह लो कोई एसेट सिक्योरिटी के रूप में दिया, क्योंकि गारंटर भी तो बोरोर हो गया, पैसे भरने पड़ेंगे। और देन बोरोर कौन हो गया? आपने डेट सिक्योरिटीज़ क्या करी हैं? आपने इशू करी हैं, तो लोगों से क्या उठाया? आपने पैसा उठाया, तो आप बोरोर हो गए। या बोरोर कौन हो गया? 4th पॉइंट इस तरह से आता है कि बैंक का बोरोर था, लेकिन जैसे ही एआरसी ने खरीद लिया तो वो अब एआरसी का बोरोर बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है बैंक वाला हो, एआरसी का हो। सिक्योरिटी इंटरेस्ट में भी 2 बातें आती हैं मीन्स एंड इंक्लूड्स के अंदर। तो मीन्स के अंदर हम कहते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है? आपका एक राइट टाइटल इंटरेस्ट है। भाई किसके ऊपर होगा? किसी प्रॉपर्टी के ऊपर होगा। ये क्या किया आपने? क्रिएट किया है किसके फेवर में? नेचुरल है सिक्योर्ड क्रेडिटर के फेवर में आपने क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है आपके सामने, अदर देन अंडर सेक्शन 31। तो सेक्शन नंबर 31 हमारा पेंडिंग था, और ये है सबसे ज़बरदस्त आइटम 31। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। पहले मैं इंक्लूड्स लिख देता हूँ। इंक्लूड्स में कुछ नहीं करना आपने, 5A 5B क्लॉज वही टेंजिबल एसेट वाली, इनटेंजिबल एसेट वाली जो हमने लिख दी थी, कहाँ? 2L में, फाइनेंशियल एसेट में। अदर देन अंडर सेक्शन 31, तो आप 31 को समझिए। 31 क्या कहता है? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। ये कहता है ये एक्ट नहीं लगेगा, मतलब सरफाइसी एक्ट का आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा इन केसेस में। मैं इन केसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहली कैटेगरी में कहता हूँ ये वाले एसेट्स, जिसमें से पहला पॉइंट आ गया आपका एयरक्राफ्ट, नंबर 2 वेसल, जिसका मतलब हो गया शिप। इनके ऊपर ये एक्ट क्यों नहीं लगता? क्योंकि बैंक इन्हें उठा लाएगा तो रखेगा कहाँ पे? तीसरा किसानों की ज़मीन। चौथा प्रॉपर्टी नॉट लायबल टू अटैचमेंट, मतलब वो प्रॉपर्टी जो आप उठा ही नहीं सकते, जैसे किसी के कपड़े, बर्तन, भांडे आप नहीं उठा सकते। देन सेकंड कैटेगरी को मैं कहता हूँ गिरवी वाली आइटम में, जो मूवेबल हैं, मूवेबल जो आइटमें हैं, तो जिसके ऊपर क्या क्रिएट होता है? पहला प्लेज। देखिए मेरे अंगूठे की हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं इतना लिखता हूँ तो पूरा का पूरा, इफ़ यू कैन सी, बुरी हालत है, मुझसे लिखा नहीं जा रहा, तो जैसे भी राइटिंग आ रही है मैनेज कीजिए। नंबर 2 इसमें आता है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कहाँ पढ़ा करते थे भाई? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ते थे। तीसरा, अगर आपने लियन एक्सरसाइज कर लिया, लियन का मतलब है चीज़ ऑलरेडी आपके पास पड़ी है, तो इन तीनों पॉइंट में चीज़ आपके पास है, एसएफआईसी एक्ट का बेनिफिट क्यों मिलेगा? तो ये हो गए 7 पॉइंट। तीसरी कैटेगरी में मैं इसको अमाउंट वाली कैटेगरी कहता हूँ, कि अगर फाइनेंशियल एसेट है ही अप टू 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का आपने लोन दिया है, तो सरफाइसी एक्ट का बेनिफिट बैंक को नहीं मिलेगा। नंबर 2, जो बैलेंस रह गया है, बैलेंस ड्यूज जो रह गए हैं, वो लेस देन 20% ऑफ प्रिंसिपल
एंड इंटरेस्ट देयर ऑन रह गया, मतलब जितने का उसने लोन लिया था 80% से ज़्यादा उसने वापस अगर कर दिया है तो पीछे 20% से कम रह गया, तो उतने कम अमाउंट के लिए अब सरफासी एक्ट का बेनिफिट लेंडर को नहीं मिलेगा। आप उसका एसेट डिफॉल्ट पे उठा नहीं सकते हैं अंडर दिस एक्ट। सो विद दिस स्टूडेंट्स, in a very small time I tried to explain each and every word to you. I hope so आपको यूटिलिटी से निकली होगी। तो ये है डेफिनेशन वाला चीज़, डेफिनेशन वाला चार्ट आपके सामने है। मैंने दो कैटेगरी में तोड़ा, एक सिक्योरिटाइजेशन को बेस बनाया और एक रीजंस को बेस बनाते हुए सारी डेफिनेशन यहाँ लिखने की कोशिश करी। सो ऑन दिस नोट, धन्यवाद।